ठीक है भाई, आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे साइटोलॉजी के पहले चैप्टर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कि एक सेल किसको कहते हैं। एक सेल किसको कहते हैं, तो हम तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम्हें सेल समझना है तो तुम अमीबा को समझो, वो भी तो एक सेल है। और जब हमने अमीबा पढ़ाया था या पहला चैप्टर पढ़ाया था, उस दिन क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल जाए, एटम्स मिल जाए, एटम्स मिल जाए तो मॉलिक्यूल बन जाए, मॉलिक्यूल मिल जाए तो कंपाउंड बन जाए, कंपाउंड मिल जाए तो मिक्सचर, मिक्सचर मिल जाए तो मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स अर्थात प्रोटोप्लाज्म बन जाए। तो हम तुम्हें ये कहते हैं, और यहीं पर प्रोटोप्लाज्म में ही जीवन होता है, लाइफ एग्जिस्ट इन प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म को समझना है ऐसा समझो कि एक गिलास पानी में तुमने चीनी घोली अर्थात कार्बोहाइड्रेट, दूसरे गिलास पानी में हमने तेल डाल दिया अर्थात फैट, तीसरे गिलास पानी में कच्चा मुर्गी का अंडा, सारे ये गिलास एक बाल्टी में उड़ेल दो, बाल्टी में बन जाएगा मिक्सचर ऑफ मिक्सचर अर्थात प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में ही जीवन होता है, इसलिए हमने तुमसे कहा कि सेल समझना है तुम एक अमीबा को समझो अर्थात प्रोटोप्लाज्म को समझो। कहा जाता है स्मॉलेस्ट थिंग विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ऐसी कोई भी चीज जो जिसका अपना निजी वजूद हो और जीवन की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, गैसेस एक्सचेंज हो, और हमने कहा रिप्रोडक्शन हो, लोकोमोशन हो, वो सारी चीज को हम कहते हैं सेल। और हम तुम्हें बताएं कि इसीलिए सेल को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, इसको चाहो तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सन 1838 की बात है, हम तो बताएं। अच्छा एक बात बताना कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल को, और स्टडी ऑफ सेल अलॉन्ग विद मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जीवन बनता है, बायोस बनती है। तो स्टडी ऑफ सेल को तो साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल अलॉन्ग विद मेटाबॉलिज्म को सेल बायोलॉजी कहते हैं। और तुम भी जानते हो कि सबसे पहले सेल को किसने खोजा था या देखा था, तो एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, और जिन्होंने क्या किया, कॉर्क की स्लाइस को, कॉर्क समझते होगी जैसा कि होम्योपैथिक दवाइयों की शीशी में ढक्कन के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, और इसकी इन्होंने स्लाइस बनाई होंगी और माइक्रोस्कोप से जब देखी होगी तो इनको क्या हुआ, ऐसे छोटे छोटे हेक्सागन दिखाई पड़े, और तुम्हें बताएं इन्होंने इन्हीं को कह दिया था सेल। हालांकि तुम भी जानते हो कि इनके बीच में तो हवा भरी होती है, तो वास्तव में ऐसा लगता है रॉबर्ट हुक ने सेल को नहीं देखा था, सेल वॉल को देखा था, जो को देखा अपनी बुक अर्थात माइक्रोग्राफिया में 1665 में इन्होंने प्रेजेंट कर दिया। तो इसलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं इनको, और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहते हैं स्वानसन को। अलग बात है कि हम तुम्हें बताएं एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, उन्होंने अपनी खुद की माइक्रोस्कोप बनाई, और जहां भी जाते थे 24 घंटा संग रखते थे। उन्होंने एक बार बरसात का पानी गड्ढे में भरे देख लिया और फोकस कर दी, और वहां जूजू देख लिया, नाम बन गए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं इन्होंने पोटी करने गए और अपनी पोटी में ही फोकस कर दिया, और अपनी ही पोटी में सबसे पहले एक जियार्डिया को खोजा था, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी कहा करते थे। मजे की बात तो यह है कि बताते हैं ये फादर ऑफ स्पर्मेटोलॉजी भी है, स्पर्म को भी सबसे पहले इन्होंने ही देखा था। तो जिनका सेल को सबसे पहले वास्तव में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था। सन 1838 की बात है, 1838 की बात है। और हम तुम्हें बताएं एक वैज्ञानिक का नाम था जिसका नाम था स्लाइडन, और दूसरे थे 1839 की बात है, उनका नाम था स्वान। और स्वान चाहे हंस जैसा भी होता है, चिड़िया भी होती है, और स्वान माने कुत्ता भी होता है। तो ये बताने की जरूरत है कि ये जूलॉजिस्ट हैं, और स्लाइडन जो होते थे बॉटनिस्ट थे। जब ये बॉटनिस्ट थे स्लाइडन, तो बेशक इन्होंने तमाम प्लांट पार्ट को क्रॉस सेक्शन बना के देखा होगा, और जब इन्होंने रूट स्टेम लीफ की क्रॉस सेक्शन बना के देखी होगी तो इनको इस तरह की छोटी छोटी यूनिट्स दिखाई पड़ती थी। तो ये महसूस किया कि शायद यही सेल हैं। इसी तरह जो स्वान थे, इन्होंने जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने तमाम बॉडी एनिमल पार्ट को काट के देखा होगा, और ये भी इसी नतीजे पर पहुंचे कि एनिमल की बॉडी भी छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनी होती, जिनको सेल कहते हैं। और बस ये जूलॉजिस्ट थे, मगर दूसरे के घर में झांकने का आदत थी। इन्होंने देखा कि जब इन्होंने प्लांट थे तो जूलॉजिस्ट एनिमल टिश्यू का अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्लांट टिश्यू का भी अध्ययन करके देखा, और क्या पाया कि जो प्लांट की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। हम लोग आजकल इस एक्स्ट्रा कवरिंग को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो हम तुम्हें बताएं कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। ये किसने कहा था, जूलॉजिस्ट ने कहा था, स्वान ने कहा था। और इस तरह से दोनों ने मिलकर जो है एक थ्योरी प्रपोज की, और जिसका नाम था, सबसे पहले तो सेल थ्योरी को सबसे पहले हाइपोथेसिस दी गई, खुद प्रपोज की थी किसने, जूलॉजिस्ट ने अर्थात स्वान ने। और हमने कहा था फिर बाद में दोनों ने मिलकर इसको सेल थ्योरी का दर्जा दिलाने की कोशिश की। अलग बात है कि आज भी सेल थ्योरी नहीं है, ये एक प्रकार की परिकल्पना ही है, हाइपोथेसिस ही है। अब तो पढ़ाई नहीं जाता, पहले हमको मेथड ऑफ साइंस पढ़ाया जाता था, तब बताया जाता था कैसे कोई चीज़ लॉ या थ्योरी में कन्वर्ट हो पाती है। सेल थ्योरी जो होती है ये कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो
यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, सभी का शरीर जो है सेल्स का बना होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, सभी चाहे। लेकिन बात ये आती थी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अमीबा तो समझ में आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो समझ में आता है, उनका शरीर सेल का बना होता है। लेकिन समस्या ये आ रही थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के शरीर में इतनी सारी सेल्स आती कहाँ से? तो तुम्हें हम थोड़ा समझाने के लिए बताएं कि जिससे हम लोगों में, तुम जानते हो कि जाइगोट एक सिंगल सेल तो है, लेकिन हमारे शरीर में जो इतनी सारी सेल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं? इसी सिंगल सेल के डिवीजन से आती है। तो 1855 में एक दूसरे वैज्ञानिक आए और जिनका नाम था रुडोल्फ विरकोव, उन्होंने इसी बात को सेल थ्योरी में और जोड़ दिया। सेल थ्योरी का पहला पॉइंट तो यही था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। इन्होंने ये कहा था इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितनी भी सेल्स मौजूद होती है बॉडी में वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही बनती हैं। इनकी भाषा में बोले तो इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कॉन्सेप्ट और जोड़ दिया और इस तरह से मॉडर्न सेल थ्योरी दे दी। तो पता कि जो वायरस होते हैं उनमें तो प्रोटोप्लाज्म तक नहीं होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ तक नहीं होता है। इसलिए अगर हम तुमसे पूछें कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, अपवाद कौन है, तो वायरस जो होते हैं सेल थ्योरी का एक्सेप्शन पाए जाते हैं, माने जाते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू दें सेल का कि एक सेल कैसी होती है। तो ध्यान करो, हमने बैक्टीरिया पढ़ाया था तो उस समय बता चुके थे कि पढ़ाने की सुविधा के लिए हम किसी सेल के 3 पार्ट कर देते हैं। सबसे पहले उसकी बताते हैं कवरिंग्स, और हम तुम्हें जो कुछ पढ़ाएंगे थोड़ा प्लांट सेल पर आधारित पढ़ाएंगे क्योंकि प्लांट सेल में हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने को मिल जाती हैं। तो ऐसा लगा कि सबसे पहले हमने ये एक कवरिंग बनाई। अलग बात है कि इस कवरिंग का हमने नाम दे दिया अभी सेल की कवरिंग, अर्थात सेल मेम्ब्रेन। चाहे सेल मेम्ब्रेन कह दो, चाहे इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो, चाहे प्लाज्मा लेमा कह दो। लेकिन प्लांट सेल पर आधारित जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि ऊपर एक सेलुलोज की बनी एक्स्ट्रा कवरिंग भी हुआ करेगी और इस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम लोग क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे ना। तो इस तरह से कवरिंग बताइए। फिर हम तुम्हें दूसरा पार्ट बताएंगे जिसका नाम होगा वैक्यूल, जिसके बारे में थोड़ा जिक्र बाद में करेंगे। इसी मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ ये लिक्विड फॉर्म में भरा है, अभी हमने इसको नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। हालांकि प्रोटोप्लाज्म जो है बहुवचन होता है, ब्रॉड शब्द होता है। चाहो तो इसके भी 2 टुकड़े कर सकते हो। एक तरफ हमने बांट दिया है न्यूक्लियस और दूसरी तरफ कर दिया है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। दूसरी तरफ कर दिया साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा है? जैसे ऐसे ही यहाँ पर कुछ हमने फ्लूइड बना दिया। जैसे हमने तुमसे कहा था कि पानी में घी की, पिघली हुई घी की या तेल की बूंद डाल दें, तो माना कि पानी और घी के बीच बैरियर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग से पता चल जाता है कि ये घी है बाकी पानी है। तो अब इसी में अगर डीएनए का गुत्थम गुत्था जाल बना दें तो इस प्रकार के जो न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। तो और ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, ऐसी सेल को कहते हैं प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियस माने न्यूक्लियस, ऐसी सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तुम जानते हो कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ सब हम लोग इसी में पढ़ते हैं। लेकिन अगर कहा जाता है कि किसी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और साथ ही साथ वेल डेवलप्ड कैरियोथीका मतलब हो, साथ ही साथ अंदर फ्लूइड भरा हो जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, साथ ही साथ आरएनए और प्रोटीन का बना कांच का कंचा जैसा हो जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और फिर डीएनए का बना गुत्थम गुत्था जाल हो जिसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। तो जिस न्यूक्लियस में ये चारों कंपोनेंट होते हैं, फिर से बताना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, नंबर 3 न्यूक्लियोलस, नंबर 4 क्रोमैटिन नेटवर्क, ऐसे न्यूक्लियस को वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। और ऐसी सेल को कहा जाता है यू माने ट्रू कैरियस माने न्यूक्लियस, ऐसी सेल को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। बाकी जो कुछ ये बचा है इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। और तुम जानते हो ज़्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी में होती हैं, इसलिए कभी कभी साइटोप्लाज्म को सेंट्रल एरिना बोल दिया जाता है या बैटलफील्ड ऑफ मेटाबॉलिज्म बोल दिया जाता है, अर्थात मेटाबॉलिज्म का कुरुक्षेत्र बोल दिया जाता है। अब हमने तुमसे बताया कि इस साइटोप्लाज्म को भी पढ़ना है, तो ऐसे समझो मम्मी कढ़ाई में तेल डाल के पकौड़ी बना रही हूँ और तुम छन्नी से पकौड़ी ऊपर निकाल लो। कढ़ाई में ऐसा लगा पिघली हुई कांच जैसा तेल दिखाई देगा। जो चीज़ पिघली हुई कांच जैसी पारदर्शी दिखाई देती है उसके लिए हाइलस शब्द बोला जाता है, अर्थात जो कढ़ाई में रह गया है उसको चाहो तो हाइलोप्लाज्म बोल सकते हो। और जो छन्नी के ऊपर आ गई टेढ़ी मेढ़ी पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी की कोई अपना रूप है, कोई फॉर्म है, इसलिए हमने उनको अभी बोल दिया फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोल दिया? फॉर्म एलिमेंट्स। अब जो पकौड़ी छटना के ऊपर आ भी गई हैं उनके अंदर कोई रिएक्शन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी कोई रूप है, क्लोरोप्लास्ट का भी रूप है। माइटोकॉन्ड्रिया में तमाम सारी ग्लाइकोलाइसिस चलती है, क्रेब साइकिल चलती है,
है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डार्क रिएक्शंस चलती हैं, ऐसा कोई फॉर्म्ड एलिमेंट जिसके अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, तो उस फॉर्म्ड एलिमेंट को हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म्ड एलिमेंट को सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और अगर कोई छटना के ऊपर कंकड़ पत्थर की तरह निष्क्रिय रखा है तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म्ड एलिमेंट को हम लोग सेल इंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी इनको ऑर्गेस्टिक सब्सटेंसेस कह सकते हैं। ये ज़्यादातर स्टोर्ड सब्सटेंस हो सकते हैं, स्टोर्ड फूड हो सकता है, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। तो साथ ही साथ हम तुम्हें बताएं ये सिक्रीटरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे एंजाइम है, नेक्टर है, और साथ ही साथ ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे गम, रेजिंग, एल्कलॉइड वगैरह होते हैं। अब बात है सेल ऑर्गेनेल की, तो सेल ऑर्गेनेल में हम तुम्हें ऐसे यहाँ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएं, हो सकता है क्लोरोप्लास्ट पढ़ाएं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, दुनिया भर के सेल ऑर्गेनेल पढ़ाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि तुम भी जानोगे कि राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। ये अलग बात है कि जब एनिमल सेल पढ़ाएंगे तो उसमें हम दो सेंट्रियोल बताएंगे, और जहाँ पर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर साइड होते हैं वहाँ पर कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर सी महसूस होती है जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, उसके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। बात समझो ना? इस तरह से यहाँ सेंट्रल एरिना शब्द जरूर याद रखना। अच्छा चलो, ओवरव्यू के बाद हम तुम्हें बताएं कि एक सेल जो होती है उसका साइज कितना होता है। तो जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तब हमने तुम्हें बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनका साइज यूकैरियोटिक सेल की तुलना में छोटा होता है, उनका साइज छोटा होता है। भाई तुमने जानते हो बैक्टीरिया का हम लोग डायमीटर 3 to 5 माइक्रोन का ही पढ़ते थे, और ह्यूमन आरबीसी डायमीटर 7 माइक्रोन तक पढ़ते थे ना। फिर तुम जानते हो जो लोग जितने एक्टिव होते हैं दुबले पतले होते हैं, और जो सुस्त होते हैं मोटे होते हैं। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो सेल मेटाबॉलिकली जितनी एक्टिव होगी उसका सेल साइज उतना ही छोटा होगा। साथ ही साथ हम तुम्हें अब नहीं ज़्यादा पढ़ाया जाता, हमें गीगा इफेक्ट पढ़ाया जाता था। कहा जाता है कि जिस सेल में प्लॉइडी जितनी ज़्यादा होती थी या क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होता था उसका भी साइज ज़्यादा होने का चांस होता था। चलो ऐसे ही बता दो। अच्छा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर स्मॉलेस्ट सेल का एग्जाम्पल बता दो, कौन होती है? देखो माइकोप्लाज्मा, हमारे ज़माने में माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ को ही माइकोप्लाज्मा कहते थे, उसका नाम पढ़ाया जाता था माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। एनसीईआरटी अलग अलग मानती है। एनसीईआरटी कहती है कि माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोन का हो सकता है, जबकि पीपीएलओ को तो 0.1 माइक्रोन तक का हो सकता है। तो इसलिए स्मॉलेस्ट सेल में दोनों ऑप्शन अगर दिए हो तो तुम पीपीएलओ को वरीयता देना। इसी तरह हमने तुमसे बताया था स्मॉलेस्ट सेल। अच्छा, लार्जेस्ट सेल का एग्जाम्पल बताओ। तो ऑस्ट्रिच एग जो होता है लार्जेस्ट सेल होती है। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल का नाम बताओ। तो हम तुमसे बोलें, देखो नर्व सेल जो होती है जिसमें एक्सॉन 1 मीटर तक लगभग लंबा हो सकता है, तो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की पूछी जाए तो नर्व सेल होती है। लेकिन लार्जेस्ट सेल पूछी जाए तो हमेशा वो किसी न किसी का अंडा होता है। जिस एनिमल की लार्जेस्ट सेल पूछी जाए हमेशा उसका एग ही लार्जेस्ट होता है। तो हम तुमसे बोलें कि लार्जेस्ट सेल ह्यूमन एग कहलाएगा, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल कहलाएगी। अच्छा, ऐसे समझाने के लिए बताना ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? तो तुम जानते हो कि 7 माइक्रोन का होता है। कितना होता है? 7। शेप अगर पूछे तो शेप पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ग्रेड वेरिएशन दर्शाती है। हो सकता है एकदम गोल मटोल हो, मतलब स्फेरिकल हो सकता है ओवल शेप्ड हो सकता है हेली ब्रांच अर्थात स्टिलेट शेप्ड होती है। नर्व सेल तो तुम जानते हो ऐसी फाइब्रस सी होती हैं, तो कुछ भी शेप हो सकती है ना। इस तरह से हमने तुम्हें एक सेल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया। चलो अच्छा, एक बात बता दें कि क्या क्या अंतर होता था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के में। तो तुम भी जानते हो, समझाने के लिए ऐसा लगता है अभी हमने सेल मेम्ब्रेन बना ली, ठीक है ना, और सेल मेम्ब्रेन बना ली, अंदर बना दिया साइटोप्लाज्म, और यहीं पर कहीं पर ऐसे डीएनए का बना गुत्थम गुत्था जाल बना दिया। चलो एक बार हमने फिर ऐसा लगता है सेल मेम्ब्रेन बनाई, साइटोप्लाज्म बनाया और गुत्थम गुत्था डीएनए का जाल बनाया, लेकिन इसके चारों तरफ हम कैरियोथीका भी बनाएंगे ना, कैरियोथीका बनाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ क्रोमेटिन का जाल तो है ही है, और न्यूक्लियोलस भी बनाया, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बनाया। साथ ही साथ जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें हम इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी बना देंगे, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ऐसे क्लोरोप्लास्ट भी बना देंगे, कहीं कहीं पर लाइसोसोम बना देंगे। प्लांट सेल होती तो वैक्यूल भी बना देते हैं, और प्लांट सेल होती तो ऊपर हम सेल वाल भी बनाते हैं। तो देखें दोनों अंतर क्या होता है। ऐसे तो तमाम
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अंतर होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन जिसके नाम पर, जिसके आधार पर इनका नाम रखा गया, वो न्यूक्लियस का ही अंतर होता है। बताते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और हमने तुमसे बताया कि न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, डीएनए ऐसे ही गुत्था जाल के रूप में रहता है, इसलिए इनमें डीएनए नेकेड कहलाता है। होता है इनमें भी डबल स्ट्रैंडेड ही है, चलो एक स्ट्रैंड ये बना दिया, चलो एक स्ट्रैंड ये बना दिया, तो होता तो इनका भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन इनके डीएनए के जो दोनों सिरे होते हैं वो आपस में से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनमें कहलाता है सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए होता है। हम लोगों के डीएनए में मैनी मॉलिक्यूल होते हैं, दोनों सिरे आपस में जुड़े नहीं होते हैं, इसलिए हम लोगों का डीएनए लीनियर कहलाता है। होता हम लोगों में भी डबल स्ट्रैंडेड है, और चूंकि ये कपड़े पहने हैं मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड है, इसलिए ये नेकेड नहीं कहलाता है। दूसरी बात, जैसे चुंबक के ऊपर लोहा चिपका रहता है वैसे ही डीएनए, मत भूलना इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। एसिड हमेशा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, तो डीएनए हमेशा किसी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन पर चिपके रहते हैं। यहाँ पर भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, यहाँ पर भी होती है। यहाँ जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है मतलब बेसिक प्रोटीन होती है उसको हिस्टोन कहते हैं, यहाँ अदर देन हिस्टोन होती है, मतलब हिस्टोन नहीं होती है। इस तरह से दूसरी तरफ हम तुम्हें साइटोप्लाज्म में भी कुछ अंतर बताएं, तो जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म होते हैं वो हमेशा ऐसे घुमड़ चक्कर काटते रहते हैं, जिनको हम इन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग्स को, धाराओं को साइक्लोसिस कहते हैं, जबकि बताते हैं इनमें साइक्लोसिस नहीं पाई जाती है। बात समझते ना, तो साइक्लोसिस नहीं पाई जाती है। और हम तुम्हें इसके बाद हम बताएं सेल ऑर्गेनेल के बारे में, तो मत भूलना जब बैक्टीरिया पढ़ाया था अर्थात एक प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई थी, उस दिन कहा था बैक्टीरिया आर द मेंबर ऑर्गेनिज्म विद सिंगल इन्वेलप सिस्टम, अर्थात बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन के नाम पर, इन्वेलप के नाम पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ वो कोई ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाएगा जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता था ना, और यहाँ पर सब कुछ पाया जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया में विदाउट मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल हो सकता है। कौन होता है? राइबोसोम्स, जिसको आरएनपी कहते हैं। हम तुम्हें बताते हैं कि राइबोसोम को अगर समझना है तो ऐसा आरएनए नाम का मैगी का नूडल लो और प्रोटीन अर्थात गुड़ नाम के प्रोटीन की चाशनी बना लो, और इसी गुड़ में मैगी के नूडल को लपेट के लड्डू बना लो, बन जाएगा राइबोसोम्स। अर्थात तो फिर हमने तुमसे बोला तो इस तरह से राइबोसोम्स बन जाएगा। ये अलग बात है कि सेपरेशन टेक्निक के आधार पर ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70 स्वेडबर्ग यूनिट वाला होता है। इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है 30 स्वेडबर्ग वाली होती है, और लार्जर सब यूनिट जो होती है वो 50 स्वेडबर्ग यूनिट वाली होती है। राइबोसोम तो इनमें भी पाए जाते हैं, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें 80 स्वेडबर्ग यूनिट वाला होता है, लेकिन जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर 70 स्वेडबर्ग यूनिट वाला भी होता है। बस होता ना। सेल ऑर्गेनेल के बाद अगर हम वैक्यूल की बात करें तो तुम्हें अभी बता ही चुके कि प्लांट सेल में बिल्कुल टनाटन वैक्यूल पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो वैक्यूल होती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोई मेम्ब्रेन हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ पर वैक्यूल तो हो सकती है लेकिन उसके चारों तरफ टोनोप्लास्ट नाम की मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो बिल्कुल वैसी वैक्यूल पाई जाती है जैसे तुम कभी एक कटोरी में मैदा घोल के लेई पका रहे हो और जब उसमें बुदबुदाहट हो रही हो उसी समय अचानक स्टोव बंद कर दो, एक आध गैस का बुलबुला लेई में फंसा रह जाए तो वहाँ पर रिक्त स्थान दिख जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, कभी कभी रिक्त स्थान तो दिखाई देता है, वैक्यूल तो दिखाई देती है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है। इस तरह की वैक्यूल को फर्जी वैक्यूल अर्थात स्यूडो वैक्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्यूडो वैक्यूल कहा जाता है। दूसरी बात हम तुम्हें फ्लैजेला की बताएं, तो हम जब यहाँ सिलिया या फ्लैजेला पढ़ाएंगे तो ऐसा लगता है यहाँ हम ऐसे 2 मार्कर लेंगे और इन 2 मार्कर के चारों तरफ हम ऐसे रिफिल अटैच कराएंगे 9 जगह पर ना, तो वहाँ पर जो यूकैरियोट्स होते हैं इनका कहा जाता है जो फिसिलिया या फ्लैजेला होते हैं, एक तो ये प्रत्येक जैसे प्लास्टिक का बना है, यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, प्रत्येक माइक्रोफिलामेंट, और फिर उनका अरेंजमेंट 9 बाहर और 2 सेंटर में, तो 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। 9 डबलेट्स होते हैं, कभी कभी ट्रिपलेट्स बताएंगे जब सिलिया फ्लैजेला सेंट्रल पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, यहाँ पर जो फ्लैजेला होता है उसमें एक ही माइक्रोट्यूब्यूल होती है और वो भी बनी होती है फ्लैजेलिन प्रोटीन की, इसलिए कह सकते हो कि प्रोकैरियोट्स में 9+2 अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, हमें जरा एग्जांपल बताओ कि हम लोग प्रोकैरियोट्स में किसको पढ़ा करते थे? तो तुम जानते हो जितने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यहाँ तक कि माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ सब इसी में पढ़ते थे। और अगर किंगडम मोनरा को छोड़ दिया जाए तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया सब यूकैरियोट में पढ़ा करते थे ना। इस तरह से हमने तुम्हें प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अंतर बताया। बात समझे ना? चलो
अब हम तुम्हें एक बात बताने जा रहे हैं, एक एक करके हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ाने तुम्हें जा रहे हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। लेकिन हम तुम्हें अब पढ़ाएंगे नहीं प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि ध्यान करो, जब हमने तुम्हें बैक्टीरिया कहा था तो हमने कहा था कि एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है हम तुम्हें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ पढ़ाने जा रहे हैं। और इस तरह से तो प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रैक्टिकली बात एक ही है। और हम बैक्टीरिया तुम्हें सब किंगडम मोना में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम इसको पूरी तरह पास कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे एक यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होती है तो हम तुम्हें बताएंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में खास अंतर ये देखने को मिलता है कि जब बैक्टीरिया बताया था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई थी ना, कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई थी। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे, यहाँ पर हम तुम्हें ऐसे कैरियोथिका भी बना के दिखाएंगे, यहाँ पर हम तुम्हें अभी वैक्यूल भी बना के दिखाएंगे, यहाँ पर हम तुम्हें अभी माइटोकॉन्ड्रिया भी बना के दिखाएंगे और क्लोरोप्लास्ट भी बना के दिखाएंगे। हो सकता है हम तुम्हें अभी लाइसोसोम्स भी बना के दिखाएं। तो सबसे जो अंतर होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में कि यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। लगता है ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, लगता है ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल चक्कर में यहाँ एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। हम तो बताएं भले कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रत्येक यूकैरियोटिक सेल एक समान होती है, बावजूद इसके सारे यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होती हैं। हम तो पहले ही बता चुके कि जैसे एनिमल सेल हो और प्लांट सेल हो, तो प्लांट सेल में तुम भी जानते हो कि क्या अंतर होता है, सेल वॉल भी पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, और जबकि प्लांट एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। दूसरी इनमें वैक्यूल भी पाई जाती है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल भी नहीं होती है। तीसरी इनमें प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं, जबकि तुम भी जानते हो प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो यहाँ पाई जाती है, कौन सी, सेंट्रियोल। जितने एनिमल सेल होती हैं इनमें ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके परपेंडिकुलर ये दूसरी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसा करना, आज फर्श पे पानी फैलाना और वहाँ पर किसी वाशिंग पाउडर का एक आध क्रिस्टल डालना, तुम्हें लगेगा पानी दूर दूर हट गया। जहाँ पर ये दोनों सेंट्रियोल होते हैं वहाँ पर साइटोप्लाज्म ऐसे दूर दूर हट जाता है। नतीजा दूर से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है। इसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम कहते हैं। ये भी विदाउट मेम्ब्रेन होता है, मगर सेंट्रोसोम या बोले सेंट्रियोल किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो प्लांट एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। हाँ, कुछ एल्गी फंजाई में अर्थात लोअर प्लांट में भी देखने को मिल सकता है। बात समझना। इस तरह से हमने तुम्हें एक यूकैरियोटिक सेल का आइडिया दिया। अब हम तुम्हें एक एक करके एक यूकैरियोटिक सेल का सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले बताने जा रहे हैं हम प्रोटोप्लाज्म। क्या बताने जा रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। अच्छा हमें बताओ, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, बताते। प्रोटोप्लाज्म टर्म पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को मिला दो तो जो कुछ बचा है, जो कुछ बना, उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ना, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिला के। तो हम तुम्हें बताएं कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसी में लाइफ होती है, क्योंकि लाइफ कैसे बनती है, मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनती है। तो जीवन का भौतिक आधार इसीलिए कहा था हक्सले ने, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, और इसको प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था पुरकिंजे ने। और हम तुम्हें बताएं जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसको कभी कभी कहा जाता है पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम। क्या कहा जाता है, पॉलीफेजिक। भाई कोलाइड्स जो होते हैं तुम जानते हो उनमें बड़ी खास बात होती है, अपनी समय समय पर विस्कोसिटी चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए इसकी भी विस्कोसिटी चेंज होती रहती होगी। पॉलीफेटिक कोलाइड, इसको मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स कहा था हमने ना। एक गिलास पानी में चीनी घोली थी, दूसरे गिलास पानी में तेल या घी डाला था, तीसरे गिलास में पानी मुर्गी कंडा कच्चा फोड़ा था, सारे उड़ेल दिए थे एक बाल्टी में, तो बाल्टी में जो बना था वो मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स कहलाता था, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स। इसका अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या होता है, तो तुम भी जानते हो कि यहाँ तमाम सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। हो सकता है ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप पायरुविक एसिड बदलता रहे, पायरुविक एसिड हो सकता है एसिटिल कोएंजाइम में बदल जाता हो। इसलिए कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन हम पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा एक से दूसरे से पहले बदलते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत चाहो तो इसमें पानी की मात्रा जरूर याद
याद कर लेना। तुमने टीवी पे भी देखा, तमाम आरओ वाले आते हैं, ऐड करते हैं, ऐसे अपना शरीर हिलाते हैं और कहते हैं भाई पानी सब कुछ है, शरीर में 70 से 90% पानी होता है। तो प्रोटोप्लाज्म में 70 to 90% तक वाटर होता है। ये अलग बात है कि अगर हम तुमसे पूछें किसी टेरेस्ट्रियल प्लांट की बॉडी में या बॉडी सेल में ज़्यादा पानी होता होगा कि हाइड्रोफिटिक प्लांट में, तो जो पानी में रहते हैं उनकी बॉडी या बॉडी सेल में ज़्यादा पानी होता है, अप टू 95% तक पानी हो सकता है। और तुम्हें बताएं, जो किसी भी पौधे के सीड होते हैं उनमें मिनिमम वाटर होता है, 15% तक ही होता है। इसलिए तुम पता है जल ही जीवन कहलाते हैं। सीड में इतना पानी होता है कि समझ में नहीं आता कि जिंदा है कि मुर्दा है, क्योंकि जो जिंदा होते हैं उनमें ग्रो करने की क्षमता होती है, जबकि गेहूं का बीज 6-7 महीना रखा रहता है, एक साल रखा रहता है और वो वृद्धि नहीं दर्शाता है। लेकिन जैसे ही मॉइस्ट सॉइल में डालते हैं, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, तुरंत मेटाबॉलिज्म इतनी फास्ट हो जाती है कि देखते देखते सीडलिंग निकल आता है, अर्थात ग्रोथ दर्शाने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि सीड फॉर्म में जीवन बीच में लटका है, न मरा है न जीवन दर्शा रहा है, सस्पेंडेड एनिमेशन की स्टेज से गुजरता है लाइफ सीड फॉर्म में, क्योंकि इसमें मिनिमम पानी होता है, सिर्फ 15% ही होता है। अच्छा, पीएच बताएं तो तुम पीएच याद रखने का तरीका है कि चाहे सेल की हो चाहे पूरे ऑर्गेनिज्म की हो, हमको कौन सी पीएच पसंद है। भाई हम लोग बार बार तेजाब थोड़ी पीते, बार बार कोई एल्कलाइन सोल्यूशन थोड़ी पीते, हमको बेस्ट पसंद है पानी, और पानी की पीएच कितनी होती है 7। तो इसलिए याद रहेगा कि इसकी भी पीएच ऐसे तो हर पल बदलती रहती है, लेकिन अप्रॉक्स मानी जाए तो न्यूट्रल के आसपास होती है, 7.2 के आसपास होती है ना। 2 शब्द और याद रखना, अभी कहा था कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म हमेशा चक्कर काटता रहता है, और इनको प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग्स को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। ये स्वयं 2 प्रकार की होती है, एक होता है सर्कुलेशन, एक होता है रोटेशन। और रोटेटरी मूवमेंट ऐसे वाला चैप्टर पढ़ा होगा, अर्थात जब किसी सेल में किसी सेल ऑर्गेनेल को केंद्र मानकर साइटोप्लाज्म ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक ही सेल ऑर्गेनेल चारों तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटता है, तो इसको कहते हैं रोटेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर रोटेशन टाइप की मूवमेंट देखनी है तो हाइड्रेला या किस सेल्स को देखो अगर माइक्रोस्कोप से, याद आया। और दूसरा शब्द होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन माने इधर उधर चक्कर काटना। तो हम तुम्हें बताएं, जब किसी सेल में ऐसा हो जाए कि किसी सेल ऑर्गेनेल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म क्लॉकवाइज चक्कर काट रहा, किसी के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज, किसी के चारों क्लॉकवाइज, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में चक्कर काटे, तो इसको सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे रात को चौकीदार सीटी बजा के चक्कर काटता रहता है इधर उधर गलियों में। सी माने सर्कुलेशन, टी माने ट्रेडिस्केंसिया। ट्रेडिस्केंसिया में सर्कुलेशन टाइप की मूवमेंट आसानी से देखने को मिलती है, याद आया। तो जब तक हम साफ कर रहे हैं, फिर से हमें बताना कि साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया था, पुरकिंजे ने। इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था, हक्सले ने। प्रोटोप्लाज्म के लिए क्या माना जाता है, पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम। या सवाल ऐसे पूछा जाता है कि मोस्ट फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक क्या है प्रोटोप्लाज्म का, तो कोलाइडल नेचर ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, और एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन हम पता नहीं कर सकते, ठीक ना। प्रोटोप्लाज्म के बाद अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। चाहे सेल की मेम्ब्रेन कह दो और चाहे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात एक ही है, लेकिन दोनों सवाल पूछे जाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। तुम्हें अगर कभी सेल मेम्ब्रेन किसी सेल की मेम्ब्रेन को कहते हैं, ये आउटरमोस्ट कवरिंग ही सेल मेम्ब्रेन है, इसको समझना है तो पेंट या वार्निश वाले डिब्बा देखे हों जिनमें अंदर वार्निश भरी होती है या पेंट भरी होती है, उसका ढक्कन खोल के 4-5 दिन ऐसे छोड़ दो तो तुम देखोगे ऊपर रबर जैसी एक लेयर बन जाती है, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ से आई वो लेयर, स्वयं वार्निश से ही बन गई। तो ऐसे ही होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी ओरिजिन स्वयं साइटोप्लाज्म से ही मानी जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। देखो अल्ट्रा उसके नाम में लगाते हैं जिस चीज़ को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाना ही संभव हो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ना। और आउटर मोस्ट अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, लिविंग, आउटर मोस्ट, रीजनरेटिव, सिलेक्टिवली परमेबल कवरिंग होती है ये। पास होता ना, पहले सेमी परमेबल भी कहा जाता था, लेकिन सिलेक्टिवली परमेबल शब्द ज़्यादा उचित होता है, पास होता ना। तो लिविंग लेयर होती है ये, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म से ही बनी है, और हमने कहा था अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहलाती है। और रीजनरेटिव होती है, अर्थात टूट जाए तो अपने आप को रिपेयर कर लेती है। इस तरह से होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होती कैसी है, किस चीज़ की बनी होती है, तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बताते हैं। सही तभी पता चल पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई। हालांकि
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एंड रुस्का ने 1931 में बना दी थी। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जैक्ट कंपोजिशन बताते 1950 के बाद ही, राउंड फिगर में बात करें तो 1950 के बाद ही पता चला। ऐसा नहीं इससे पहले वैज्ञानिकों ने स्टडी करना शुरू नहीं की थी। इससे पहले ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने से पहले भी लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया था। एक वैज्ञानिक, और उन्होंने जो कुछ देखा उसका नाम रखा लिपिड मॉडल। क्या नाम रखा? लिपिड मॉडल दिया था। दो वैज्ञानिक के नाम हैं, एक का नाम है ओवर्टन, इनका तो नाम भूल ही जाओ। 1926 में गार्टर और ग्रैंडल ने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की, और हम तुम्हें बना के दिखाएं। चलो मान लो ये है, कोई सेल है, कोई सेल है, और इन्होंने क्या देखा गार्टर और ग्रैंडल ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, लिपिड की। चलो हम थोड़ा सा बना के दिखाएं। ऐसा लगता है एक लिपिड मॉलिक्यूल ये है, दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल ये है, एक लिपिड मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, एक ये है, इस तरह से बनी होती है। तो इन्होंने इसीलिए कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, नाम दिया लिपिड मॉडल 1926 में गार्टर और ग्रैंडल ने। इन्होंने 3 बातें बताई थी लिपिड मॉडल में। पहला ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल की एक बाहर की तरफ एक अंदर तरफ अर्थात 2 लेयर से बनी होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है। दूसरी बात कही थी, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं इनके जो हेड होते हैं ये पोलर होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो हेड जो होते हैं अर्थात जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, पोलर हेड होते हैं, वो सरफेस की तरफ होते हैं, और जो टेल वाला पोर्शन होता है जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है या कह सकते हो नॉन पोलर नेचर का होता है, ये अंदर साइड में रहता है ना। तो अरेंजमेंट भी बताया था। और तीसरी बात ये भी बताई थी, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये ग्लाइकोलिपिड नहीं है, ये लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं सल्फोलिपिड नहीं है, ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। किसके होते हैं? फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल के होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने से पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। फिर हम तुम्हें बताएं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज गई। तो इसके बाद जो है 1900 इतने की बात है 1959 में, हालांकि उससे पहले भी एक मॉडल दिया गया जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। चाहे यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट कह दो और चाहे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कह दो। किसने दिया था? रॉबर्टसन ने। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब ह्यूमन आरबीसी का अध्ययन किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई, ज़्यादा डिटेल में स्टडी शुरू हो गई, तब पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में सिर्फ और सिर्फ लिपिड ही भाग नहीं लेता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी भाग लेती हैं। ये अलग बात है कि इनका केमिकल कंपोजिशन परसेंटेज वेरी कर सकती है। अगर ह्यूमन आरबीसी पर बेस्ड बताएं तो बताया गया, वैज्ञानिकों ने बताया कि ह्यूमन आरबीसी के बनने में 52% तक प्रोटीन भी भाग लेती है और 40% तो लिपिड होता है। चलो हम यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट बना के दिखाएं 1959 में जो दिया गया था। ऐसा लगता है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन्होंने कहा था कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड ही की बनी होती है। तो हमने ऐसे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल बना लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब तक खुद चुकी है, बन चुकी है, तो अब प्रोटीन भी होती है। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें प्रोटीन भी बताई। बस इनकी प्रोटीन उन्होंने अरेंजमेंट जो था, इन्होंने कहा कि ये बाहर की तरफ जो लेयर है ये प्रोटीन की बनी होती है। और इतना ही नहीं, ऐसा नहीं, इनसे पहले किसी और ने मॉडल नहीं दिया था। इससे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेवसन और डैनली। उन्होंने भी कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में सिर्फ लिपिड ही भाग नहीं लेते हैं, प्रोटीन भी भाग लेती है। यहाँ तक कोई कमी नहीं थी, ये तो सारे वैज्ञानिक मानते थे कि फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की 2 लेयर होती हैं। लेकिन अब प्रोटीन वाली बात भी आ गई। जो डेवसन डैनली थे उन्होंने भी कहा था कि इसी लिपिड लेयर के आउटर या इनर सरफेस पर प्रोटीन की लेयर भी होती है। इस मॉडल को वैसे सैंडविच मॉडल कहा जाता है। सैंडविच में ऐसे ही होता है, ऊपर ब्रेड की स्लाइस, नीचे ब्रेड की स्लाइस, बीच में किसी और चीज की स्लाइस होती है। इसको सैंडविच मॉडल कहा जाता है, इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। ये डेवसन ने दिया था, ये रॉबर्टसन ने दिया था। दोनों मॉडल में सिर्फ एक अंतर है कि इनकी जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलर नेचर की होती है और इनकी जो प्रोटीन है वो फाइब्रस नेचर की होती है, यानी कि बीटा प्रोटीन है, ये अल्फा प्रोटीन है। इतना अंतर होता है ना। रॉबर्टसन ने तो यहां तक कर बता दिया, कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें केमिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो PLLP का है, प्रोटीन फिर लिपिड फिर प्रोटीन। और इस तरह से इन्होंने तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस तक बताने की कोशिश की। इन्होंने कहा 20 एंगस्ट्रॉम जो है थिकनेस इसकी वजह से होती है, और दोनों की वजह से होती है 35 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस, और इसकी वजह से भी होती है 20 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस। तो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। बात होते ना, ये कहानी आई। फिर इधर 1972 की बात है, एक दूसरे वैज्ञानिक आए, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या नाम है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था? 1970 इन्होंने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सब कुछ ऐसा ही था। इनके अनुसार अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के दिखाएं तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, लिपिड में फास्फोलिपिड, और उनका अरेंजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं कि जो हेड होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड या पोलर हेड, वो हमेशा सरफेस की तरफ होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं वो हमेशा अंदर की तरफ होती हैं। यहाँ तक कोई शक शंका नहीं थी। ठीक है, अरेंजमेंट में और नेचर में फास्फोलिपिड होता है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा था, बस सबसे बड़ा अंतर जो था कि वो प्रोटीन के अरेंजमेंट का था। इन दोनों के अनुसार प्रोटीन सरफेस पर होती है। इन्होंने कहा था कि प्रोटीन सरफेस पर नहीं, कुछ सरफेस पर भी हो सकती हैं, बाहरी या अंदरूनी सरफेस पर, और कुछ आर पार पूरी लिपिड वाले पोर्शन में ऐसे धसी हो सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि बाहर की तरफ चिपकी है एक्सटर्नल साइड में तो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन कहते हैं, आर पार अगर धसी है तो इंट्रिंजिक प्रोटीन कहते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था जो लिपिड वाला पोर्शन है, तुम भी जानते हो तेल और घी को लिपिड कहते हैं, तो इन्होंने कहा था लिपिड वाला पोर्शन अर्ध तरल के रूप में होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, और ऐसा लगता है जैसे एक टब में तेल भर लें और फ्रिज से निकाल कर आइस क्यूब उसमें डाल दें। या भगवान ने जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनाया था पत्थर का ना, ऐसे पत्थर फ्लोट कर रहे थे, तो इन्होंने ऐसे ही लगा था कि आइसबर्ग्स ऑफ जो है प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोट इन द सी ऑफ लिपिड, समुद्र के में फ्लोट करते हो, इसलिए इसका नाम दिया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड शब्द लिपिड के लिए होता है, मोज़ेक शब्द प्रोटीन के लिए होता है ना। तो इस तरह से ये, इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्रोटीन भी है, लेकिन अंतर है सिर्फ अरेंजमेंट का। एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक वाली बात आई। अभी तक बताते हैं जितने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक्सेप्टेड मॉडल हैं, उसमें से सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही होता है। इस मॉडल की सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है, जैसे तुमने अगर सेंट्रीफ्रेज देखी हो, ठीक है, अंदर उसमें जेली भरी होती है, ऊपर से हार्ड होती है, ऊपर से अगर चीनी का दाना डालें तो शायद वो अंदर नहीं जा पाएगा। अर्थात रॉबर्टसन मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, और ये मॉडल कर लेता था। जैसे तेल में अगर हम चीनी का दाना डालें तो शायद वो ऐसे ही धंसता हुआ चला आएगा, एक बात। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही थी कि इनके हिसाब से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, तरल अर्ध तरल है ना, और यहाँ जो लिपिड मॉलिक्यूल है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, ये मूवमेंट दर्शा लेते हैं। जैसे हम तुमसे बताएं कि अगर ये कोई प्रोटीन है, ये खिसक के दाईं तरफ चली जाए या ये खिसक के बाईं तरफ चली जाए, या इसी तरह ये लिपिड मॉलिक्यूल हैं, ये खिसक के दाईं तरफ चले जाएं या बाईं तरफ चले जाएं, तो मॉलिक्यूल अगर राइट लेफ्ट मूव करते हैं तो इसको ट्रांजिशन मूवमेंट कहा जाता है। तो ट्रांजिशन मूवमेंट लिपिड और प्रोटीन दोनों दर्शाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ऊपर वाली लेयर का लिपिड मॉलिक्यूल है या मार्कर से दर्शाए नीचे वाली, ये बोले ऐसा भी मूवमेंट कर सकते हैं कि नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे चले जाएं। इस प्रकार के मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो याद रहे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कौन दर्शाता है? प्रोटीन या लिपिड, सिर्फ और सिर्फ लिपिड मॉलिक्यूल दर्शाते हैं, जबकि दाएं बाएं मूवमेंट, ट्रांजिशन मूवमेंट, लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल दोनों दर्शाते हैं। बात होता है ना। इस तरह से हमने तुम्हें बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है। चूंकि कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं तो ऐसे ही करो, चल तुम यहीं पर तमाम ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बना दो, प्रोटीन से जोड़ दिए तो इनको समझ गए ना, और यहाँ इससे इनसे चिपका सकते हो। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ध्यान करो, जब आरबीसी हम लोग पढ़ते ना, तो आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप से संबंधित एंटीजन पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन, एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो अलग बात है कि पुराने ज़माने में उनको माना जाता था कि वो प्रोटीन नेचर के होते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन, लेकिन बाद में स्टडी से पता चला कि वो ब्लड ग्रुप एंटीजन ओलिगोसैकेराइड ही होते, मतलब एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। तो ऐसे कह सकते हो कि ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये सेल को सेल टू सेल रिकॉग्निशन में मदद करते हैं। बात होता ना। इस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तुम्हें बताया। अब एक बात बताएं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे तो तमाम सारे फंक्शन करती होगी ना, सिक्रीशन देती होगी और एक्सक्रीशन करती होगी और सेल ग्रोथ कराती होगी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे बड़ा फंक्शन माना जाता है वो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन माना जाता है।
ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्टेशन। और हम तुम्हें अभी थोड़ा सा बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ाने के लिए हम दो तरह से पढ़ाते हैं। एक तरफ पढ़ाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी तरफ पढ़ाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक और भी होता है लेकिन उसमें एक्रॉस वाली बात लागू नहीं होती है, अभी लिख दे रहे, बाद में भले हटा देंगे, बल्क ट्रांसपोर्टेशन। देखो हम तुमसे एक बात कहा करते हैं कि बायोलॉजी में जिस काम में एनर्जी खर्च होती है वो सदा एक्टिव प्रोसेस कहलाता है, और जो काम स्वतः हो जाते हैं वो हमेशा निष्क्रिय अर्थात पैसिव प्रोसेस कहलाते हैं। बात समझते ना। और जैसे मान लो, सोचो कितना आसान है, जैसे हमने एक पहाड़ बना दिया, एक पहाड़ बना दिया और ये पहाड़ी है, और इसके पहाड़ की चोटी पे जाके एक हमने फुटबॉल रख दी और इस फुटबॉल को छोड़ दें, तो ये बताओ कि ये अपने आप लुढ़कते हुए नीचे आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप लुढ़कते हुए नीचे आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, इसमें हमारे जैसे इंसान की अर्थात किसी वाहक की, कैरियर की आवश्यकता होगी कि नहीं? नहीं, धक्का लगाने के बाद आवश्यकता नहीं, अपने आप नीचे आ जाएगी बिना एनर्जी खर्च किए। तो हम तुमसे कहेंगे पैसिव मूवमेंट की सबसे बड़ी खास बात होती है, इसमें कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ अपनी ज़्यादा से अपनी कम की तरफ जाती है। हमने ये नहीं कहा ज़्यादा ऊंचाई से ज़्यादा कम ऊंचाई की तरफ जाती है, अपनी ज़्यादा से कम की तरफ। ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे सल्यूट के बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। अगर हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है। हीट पढ़ते हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। गैस सिलेंडर की छुच्ची दबाओ तो गैस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है कि नहीं? तो दुनिया की, तो इसमें चीज़ें किधर से मूव करती हैं? फ्रॉम हाई टू लो कहते हैं। अब कंसंट्रेशन सब जरूरी नहीं है, हाई टू लो मूव करती हैं। और इसलिए हम तुमसे कहेंगे इसमें नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी खर्च नहीं होती है। और जिस काम में एनर्जी खर्च नहीं होती है वो फास्ट होते हैं कि स्लो होते हैं? वो स्लो प्रोसेस होते हैं ना। जैसे हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम आरटीओ ऑफिस चले जाओ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, फॉर्म भरो, 20 रुपए का फॉर्म आता है, भर के जमा कर दो, इस जन्म में तुम्हारा डीएल नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर साथ ही साथ 100 का नोट लगा दो तो 15 दिन में डीएल बन जाएगा। अगर साथ ही साथ कहीं 500 का नोट अंदर छुपा दो तो 7 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। अगर 2000 का नोट लगा दो तो कहो तुरंत शाम तक डीएल बन जाए। तो मतलब ये हुआ, जितनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करोगे प्रोसेस उतना ही फास्ट हो जाता है। यहाँ तो एनर्जी खर्च नहीं होती है, इसलिए ये स्लो प्रोसेस होता है ना, और स्लो प्रोसेस होता है। यहाँ उल्टा कर दो तुम, इसको बाद में बताएंगे। अच्छा, तो नंबर 1 हाई टू लो चीज़ें जाती हैं, या कह सकते हो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और नो स्लो प्रोसेस होता है, और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरियर। तो इस तरह से हमने, तो अभी कैरियर शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक। अब ये जो पैसिव प्रोसेस है इसमें भी हम तुम्हें 2 मेन तरीके बताते हैं। एक का नाम बताते हैं सिंपल डिफ्यूजन, क्या बताते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा शब्द बताते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव प्रोसेस जो होता है इसको पहले बताते हैं, फिर एक डायग्राम से तीनों एक साथ समझाएं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे हमने एक पहाड़ बना लिया, और इस पहाड़ी पे क्या किया, हम पहाड़ के बेस पे हमने एक फुटबॉल रख दी और इसको टॉप तक, चोटी तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने आप चली जाएगी कि किसी धक्का लगाने वाले इंसान की आवश्यकता होगी, अर्थात किसी कैरियर की, वाहक की आवश्यकता होगी। जब हम धक्का लगाते लगाते पहाड़ की चोटी तक ले जाएंगे तो मज़ा आएगा कि थकान हो जाएगी, हमारी एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि चीज़ें लो टू हाई जाती हैं, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कराई जाती हैं, और साथ ही साथ इसमें कैरियर की भी आवश्यकता होगी। ये फास्ट प्रोसेस होते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं। हम तुम्हें बताएंगे अभी कि यहाँ पर 2, अच्छा तुम्हें बताएं, हमारे शरीर में जितने एक्टिव प्रोसेस हैं ज़्यादातर पंप के नाम से जाने जाते हैं। भाई बचपन में साइकिल में पंप से हवा भरते थे, तब भी तो एनर्जी खर्च होती थी। ऐसा लगता था लो एटमॉस्फेयर प्रेशर से पहिया के अंदर हाई प्रेशर की तरफ हमें, अर्थात प्रेशर के अगेंस्ट गैस भेजनी पड़ती थी। तो पंप, चाहे हम नर्वस सिस्टम में सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ाएंगे, और चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम तुम्हें जब HCl का सिक्रीशन पढ़ाएंगे वहाँ पर प्रोटॉन पंप पढ़ाएंगे, या मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम तुम्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवार में कैल्शियम पंप पढ़ाएंगे। तो पंप के नाम से ज़्यादातर हमारे शरीर में एक्टिव प्रोसेस जाने जाते हैं। चलो पहले हम इन दोनों को एक डायग्राम से भी समझाते हैं। ऐसे समझो, ये हमने कोई
सेल मेम्ब्रेन बना ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बना ली। हालांकि सेल मेम्ब्रेन तो तुम भी जानते हो कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आजकल हम जो बात करेंगे ना वो सिंगर और निकोलसन मॉडल के अनुसार ही करेंगे। अब इसमें जो प्रोटीन धसी होती हैं वो बिल्कुल ऐसे ठोस हो सकती हैं। जो प्रोटीन बीच बीच में धसी होती कुछ भी कर सकती हैं। ये हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि ये प्रोटीन किसी न किसी हार्मोन के लिए रिसेप्टर का काम कर सकती हैं। हम नर्व इम्पल्स जनरेशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ये प्रोटीन हो सकता है एंजाइम की तरह काम कर ले, जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज एंजाइम। या कभी कभी ये प्रोटीन आर पार खोखली होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रुद्राक्ष वाली माला देखी हो। और एक रुद्राक्ष में ये दो प्रोटीन नहीं एक ही है, जो जैसे मार्कर को 20 से चीर दे तभी तो अंदर की कैविटी दिखाई देगी। तो इनमें सुरंग होती है। ऐसी प्रोटीन को चाहो सुरंग वाली प्रोटीन, चैनल प्रोटीन कह सकते हो। फिर हम तुम्हें बताएंगे कुछ, अच्छा अब ये चैनल प्रोटीन है दो तरह की भी हो सकती है। कुछ ऐसी होती हैं जो 24 घंटा खुली रहती हैं, तो इनको ओपन टाइप कहते हैं। अब वो दरवाजे जो 24 घंटा खुले रहते हैं तो उनसे कुत्ता भी अंदर बाहर आ जा सकता है, बिल्ली भी आ जा सकती है, इंसान भी आ जा सकता है। अर्थात जो ओपन टाइप चैनल होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, इनके दरवाजे से कोई भी आ जा सकता है। लेकिन हम तो बताएं कुछ ऐसी भी चैनल प्रोटीन होती हैं जो किसी खास मॉलिक्यूल या आयन के प्रति सेंसिटिव होती है, उसी के लिए खुल जाती है। जैसे हमने कई बार ऐसे शोरूम देखे जिनके दरवाजे कांच के बने होते हैं, हम जाते तो नहीं खुलते हैं और जैसे ही भाभी जाती है अपने आप खुल जाता है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक गेट सुने तुमने? तो इस तरह के बड़े स्पेसिफिक होते हैं। पता नहीं हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे दरवाजे से नहीं खुलता है, भाभी जी सामने आ जाए तुरंत खुल जाता था। ऐसी चैनल जो हमेशा बंद रहती हों, किसी स्पेसिफिक आयन के सामने आने पर ही खुलती हैं, ऐसी चैनल को गेटेड चैनल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी भी चैनल्स होती हैं। तो साथ ही साथ ऐसे हमने समझाने के लिए अभी कुछ चीज़ें बना ली, ठीक है ना, बना ली ऐसे। अब हम तुम्हें एक बात बताएं, बना लिया अभी कुछ चीज़ें ऐसे। चलो फिर एक थोड़ी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चलो बना दी। तो हमने तुमसे ये बात पढ़ाने हम जा रहे थे। अब समझो जरा, जैसे समझो कि ये मेरे पास कोई सेल है, कहीं मीडियम में रखी है, सेल रखी है। अब हम एनिमल सेल पे ही समझा दे रहे, ठीक है। और इस सेल में, इस मीडियम में हमने यहाँ पर कोई चीज़ डाली, ठीक है। अब वो अंदर जाना चाहती है तो कैसे जाएगी? तो चूंकि ये तेल वाला पोर्शन है और तेल में चाहे कंकड़ डाल दो और चाहे तुम कुछ भी डाल दो, कंकड़ डाल दो, चाहे बड़ी सी गेंद डाल दो, चाहे छोटा सा कंकड़ डालो, सब कुछ धंसते हुए अंदर चला जाएगा ना। तो हम तुम्हें बताएं जितने फैट या फैट सॉल्युबल चीज़ें होती हैं वो हमेशा इस वाले पोर्शन से अपने आप अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ चली जाती, अपने आप मतलब स्वतः चली जाती है, ठीक है ना। फैट या फैट सॉल्युबल चीज़ें, फैट सॉल्युबल चीज़ें जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल होती है। भाई विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होती थी। तो इस तरह की चीज़ें अपने आप चली आती हैं, अपने आप, जैसे पहाड़ी से गेंद नीचे चली आए, है ना। अच्छा अब हम तुम्हें बताएं ऐसी कोई चीज़ जो फैट सॉल्युबल नहीं, वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल चीज़ हो और उसका मॉलिक्यूल का साइज भी छोटा हो, क्योंकि जो चैनल प्रोटीन होती है खासतौर से ओपन चैनल या नॉन स्पेसिफिक चैनल, इनकी सुरंग में अंदर पानी भरा होता है। तो वाटर सॉल्युबल चीज़ें हों और कोई चीज़ हो और उसका मॉलिक्यूल का साइज भी छोटा हो, तो ये जो नॉन स्पेसिफिक चैनल होती है इनके द्वारा अपने आप हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है, कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन को सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं ऐसे। तो ये तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन। अब हमने तुम्हें एक बात बताई थी कि सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक। अब जरा एक बात बताएं कि मान लो कोई चीज़ है तो भले वाटर सॉल्युबल और वो साइज इतना बड़ा है कि वो अपने आप इस चैनल सुरंग से गुजर नहीं सकता है। समझाने के लिए मान लो कह दिया कि ये कैल्शियम आयन है, मान लो ये कैल्शियम आयन है, मान लो ये कैल्शियम आयन है, खूब सारे बना दिए ऐसे हमने, ठीक है। और ये कोई चीज़ है मतलब, और अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ आना चाहती है। इधर मान लो इसकी कम मात्रा है, इधर बाहर ज़्यादा मात्रा है, तो ये अब सुरंग से तो गुजर नहीं सकती है क्योंकि ये सकरी है, काफ़ी नैरो है डायमीटर। तो फिर क्या होता है, इस तरह की प्रोटीन से चिपकती हैं।
वो चैनल प्रोटीन भी हो सकती है, स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन, या सिंपल सी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकती है। चलो हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बना के भी समझा सकते हैं। तो चैनल जो स्पेसिफिक प्रोटीन से जब कोई चीज़ बाइंड होती है तो आगे की चैनल खुल जाती है। तो ऐसी प्रोटीन को हम वाहक या कैरियर प्रोटीन कह सकते हैं ना। तो चीज़ें आती तो अपने आप एक तरफ से दूसरी तरफ है, बस इसमें किसी कैरियर प्रोटीन की मदद लेनी पड़ती है। कैरियर प्रोटीन मतलब काम को फैसिलिटेट करती है। जैसे कड़वी दवाई किसी गाय को खिलानी हो तो वो गाय ऐसे नहीं खाएगी, मगर आटा की लोई में अगर बंद कर दी जाए तो आटा समझ के वो गाल खा लेगी। तो इस तरह के ऐसा लगता है आटा ने कड़वी दवाई खिलाने को फैसिलिटेट कर दिया, काम में मदद कर दी। तो इस प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसिलिटेट। ये भी एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस ही है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन किसी एक प्रकार के आयन या मॉलिक्यूल को एक दिशा में ले जाती है तो इस कहानी को यूनिपोर्ट कहते हैं। कभी कभी ये भी संभव है कि एक साथ ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक ही तरफ ले जाए, है ना। तो इसको सिन माने फ्यूजन होता है बायोलॉजी में, तो इसको कहते हैं सिम्पोर्ट। क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट। या फिर ऐसा हो कि एक मॉलिक्यूल को अंदर लाए तो दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर ले जाए, तो फिर कहानी को एंटीपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीपोर्ट। तो यहाँ 3 शब्द बोले जा सकते हैं, क्या क्या? यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट भी बोले जा सकते हैं। अब जरा उल्टा सोचो, कोई चीज़ जो है मान लो अंदर की तरफ कम है, बाहर की तरफ ज़्यादा है, और वो अपनी और फिर भी बाहर की तरफ उसको भेजना चाहते हैं। तो हमने कहा था जब लो से हाई की तरफ भेजना चाहोगे तो एक धक्का लगाने वाले इंसान की आवश्यकता तो पड़नी ही पड़नी है। एक कैरियर की, वाहक, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी ना। और चूंकि इसमें एनर्जी खर्च होती है, सेल के अंदर तुम भी जानते हो एनर्जी का एक ही मुख्य सोर्स होता है, कौन? एटीपी। और जब ये टूटता है तो अलग बात है कि एडीपी अलग हो जाता है, फॉस्फेट अलग हो जाता है, एनर्जी जो रिलीज हुई काम में खर्च हो जाएगी। और जिस काम में एनर्जी खर्च होते हैं वो एक्टिव प्रोसेस होते हैं, इसलिए इस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहा करते हैं। इतनी बात समझ में आई? बस एक और बता दें, हालांकि ये यहाँ पे हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, जब हेडिंग पढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसलिए हमने यहाँ पर डॉट लाइन खींची। जैसे मान लो तुम समझा दें फिर भी कि ये अमीबा था और ससुराल जा रहा है, और अमीबा ससुराल जा रहा था, रास्ते में इसको जामुन पड़ा मिल गया, मतलब कोई फूड पार्टिकल। अब तुम भी जानते हो सिंगल सेल है, दिमाग तो है नहीं, नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो इतना दिमाग नहीं कि आगे रुकावट के लिए खेद है तो साइड से निकल जाए। अमीबा आगे चलता चला जाएगा, एक समय आएगा कि अमीबा की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फूड पार्टिकल से टकराएगी। जहाँ पर टकराएगी वहाँ पर अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती जाएगी। अमीबा और आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये जो डीपनेस है और गहरी ऐसे होती चली जाएगी। अमीबा और आगे बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों तरफ के स्यूडोपोडिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, बीच की मेम्ब्रेन डीजनरेट कर जाएगी और पुनः रीजनरेट कर जाएगी, जिससे ये फूड पार्टिकल शरीर के अंदर आ गया और इस स्ट्रक्चर को फूड वैक्यूल कहने लग जाएंगे। तो यहाँ चीज़ें अंदर तो आई, लेकिन गौर से देखो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया था, बल्कि मेम्ब्रेन में इस तरह से एक इन्वेजिनेशन के फलस्वरूप थैला सा बना था, वेसिकल सा बना था, है ना। तो इसलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं कहना चाहिए। हाँ, बल्क ट्रांसपोर्टेशन चाहो, यहाँ 2 शब्द बोले जाते हैं। जब सेल ने किसी चीज़ को अंदर घसीट लिया तो इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सेल से कोई चीज़ निकल के बाहर आ जाए तो इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, और अंदर घसीट लिया सेल ने किसी चीज़ को तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अलग बात है कि एंडोसाइटोसिस में भी 2 शब्द बोलते हैं। नंबर 1 शब्द सुना था पिनोसाइटोसिस और दूसरा सुना है फैगोसाइटोसिस। ऐसा लगता है हम लोग पानी पीते हैं जबकि रोटी खाते हैं, तो पीने से याद आया, पीना ड्रिंक का हमेशा लिक्विड का किया जाता है, तो इसलिए घटिया भाषा में पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं और इसको सेल ईटिंग भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता था कि फैगोसाइटोसिस टर्म किसने दिया था? मेचनिकॉफ ने दिया था, याद आया? इस तरह से हमने तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन के 3 तरीके बताए। एनसीईआरटी ने क्या किया, एक टेबल बना दी और उसमें तीनों को एक साथ कंपेयर करके दिखाया है। तो चलो हम भी दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सा है। नंबर 1
सिंपल डिफ्यूजन या सिर्फ डिफ्यूजन कह दो, बात एक ही है। नंबर 2 हम तुम्हें बताएंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड चलो बता दें, और तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और सारी बातें अपने आप समझ जाओगे। अभी क्या कहा था कि यहाँ हमने पहाड़ बनाया था ना, ऐसे पहाड़ बनाया था और चीज़ें किधर भेजी थी, चोटी से लेकर बेस की तरफ। यहाँ पर भी ऐसे पहाड़ बनाया था, चोटी से लेकर चीज़ें जा रही थी बेस की तरफ, नीचे की तरफ। और यहाँ पर उल्टा किया था, पहाड़ तो बनाया था लेकिन फुटबॉल जा रही थी बेस से चोटी की तरफ। इस डायग्राम से सपने आप समझ जाओ, इसमें चीज़ें नीचे जा रही। चाहो तो सिंपल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन को हम लोग कह सकते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन, इसको भी कहेंगे डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन, इसको कहेंगे अपहिल ट्रांसपोर्टेशन। हिल के ऊपर जा रहे हैं, चोटी के ऊपर जा रहे हैं ना, पहली बात। दूसरी बात है, अच्छा बताना एनर्जी रिक्वायरमेंट, खुद बताओ किस में ज़रूरत पड़ेगी, इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इसमें ज़रूरत पड़ेगी हाँ पड़ेगी ना, तो इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हो गया। दूसरा है कैरियर अर्थात वाहक की आवश्यकता किस में पड़ेगी किस में नहीं पड़ेगी, तो इसमें तो फुटबॉल खुद लुढ़कती जाएगी, कोई कैरियर की आवश्यकता नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने तुमसे कहा था कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोई जो थी वही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती थी ना, और हम तुम्हें बताएंगे। और जबकि इसमें तो आवश्यकता है ही वाहक की, धक्का देने वाले की। इसका एनर्जी के बाद एक हेडिंग देख लें भाई थोड़ा। एक बात है कि टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन, सेचुरेशन किस में आ जाएगा, सेचुरेशन समझते हो। देखो ये है पूरा तेल तेल तेल, और यहाँ चाहे एक मुट्ठी चीनी डाल दो चाहे एक बोरा चीनी डाल दो, सब अपने आप एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाएगी। इसलिए बताते हैं इसमें कभी कोई सेचुरेशन नहीं आएगा ना, समझते ना। और जिसमें कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती है या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इस्तेमाल होती है, उन दोनों में सेचुरेशन आ जाएगा। ऐसे समझो, जैसे मान लो सेचुरेशन समझते हो ना, जैसे मान लो हम हैं इंसान हैं और हम तुम्हें बताएं मेरे मान लो 2 हाथ हैं, तुम ये देखना चाहते हो कि मेरे कार्य करने की दर क्या है, मेरी रेट क्या है। तो तुमने कहा कि गुरुजी आलू छील के दिखाओ। तुमने थाली में 1 आलू रखा, तो हमने 1 हाथ निकाला, चाकू पकड़ा, आलू छील दिया मान लो 1 घंटे में। तो मेरी कार्य करने की दर है 1 आलू छीलना प्रति घंटा। तुमने मान लो थाली में 2 आलू रखे, अर्थात सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो हम अपने दोनों हाथ निकाल लेंगे, दोनों से आलू छीलेंगे। अब भी हमने 2 आलू छील दिए 1 घंटे में, यानी कि क्या हुआ, मेरी कार्य करने की रेट दुगनी हो गई है पहले की तुलना में। मान लो हम दुर्गा मैया होते, आलू में अब थाली में तुम 3 आलू रख के लाए, हम अपने 3 हाथ इस्तेमाल करें। 4 आलू लाओगे 4, 8 आलू लाओगे 8, तो दुर्गा मैया अगर हम हैं तो 1 घंटे में 8 आलू छील देंगे। क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हम यहाँ सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, हमारी जो रेट ऑफ एक्शन है वो बढ़ती ही चली जाती है, जो हमारी रिएक्शन रेट बढ़ती चली जाती है। लेकिन सोचो अब यहाँ पर 8 आलू से ज़्यादा अगर तुम थाली में ले आओ और कहो मैया छील के दिखाओ, तो हम अब 9वां आलू अगले दूसरे घंटे में छील पाएंगे। यानी कि ऐसा लगता है शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली गई, लेकिन जब मेरी सारी बाइंडिंग साइट इंगेज हो गई, अब और सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं बढ़ रही ना, सेचुरेशन आ गया है। तो इस तरह से हम कहते हैं जिसमें कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होगी उनमें एक रेट सेचुरेशन आ जाएगा। इसी तरह सिलेक्टिव नेचर, तो तुम भी जानते हो यहाँ चाहे कंकड़ डालो चाहे लोहा डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने कहा कि ये ट्रांसपोर्टेशन में कोई सिलेक्टिविटी वाली बात लागू नहीं होती है। लेकिन जिन में जो है कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती है, जैसे अगर ये कैरियर प्रोटीन कैल्शियम आयन के लिए है तो ये कैल्शियम आयन को ही एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएगी। अगर ये कैरियर प्रोटीन पोटेशियम के लिए है तो पोटेशियम के लिए ही काम करेगी ना। जैसे एंजाइम नहीं पढ़ते थे हम लोग, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता था कि प्रत्येक एंजाइम की अपनी बाइंडिंग साइट होती थी और कहा जाता था एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए बड़े सेंसिटिव होते थे। जिन में कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती है वो बड़े सिलेक्टिव नेचर का होता है ट्रांसपोर्टेशन। याद आया? साथ ही साथ हम पूछें कि इनहिबिटर के प्रति कौन सा सेंसिटिव है, इनहिबिटर के प्रति, तो भाई इसमें कोई कैरियर प्रोटीन नहीं इस्तेमाल हुई, तो यहाँ किसी इस ट्रांसपोर्टेशन को किसी भी तरीके से नहीं इनहिबिट किया जा सकता है। लेकिन सोचो जिस इसमें प्रोटीन इस्तेमाल होती है, अब जैसा ये कैल्शियम है ऐसे ही कोई तुम दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूल लाके यहाँ पे अगर फंसा देते हो तो ये कैल्शियम आयन ना बाइंड कर पाएगा ना एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जिन में कैरियर प्रोटीन इस्तेमाल होती है उन ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्टेशन को किसी स्पेसिफिक इनहिबिटर द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन को रोका जा सकता है। याद आया? इस तरह से हमने तुम्हें थोड़ा सा ये बता दिया। अच्छा, एक बस चलते चलते बिगाड़े तो तुम्हें हम जो चैनल प्रोटीन है यहीं पे बता चुके थे कितने प्रकार की होती हैं। ओपन टाइप चैनल, चैनल को दो तरह से पढ़ाए जाते हैं, साइज के आधार पर स्मॉल और लार्ज, और ओपनिंग क्लोजिंग के आधार पर ओपन चैनल और गेटेड चैनल्स भी कहते हैं। क्या तुमने जैसे क्लोरोप्लास्ट पढ़े हो, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी हो, तुमने सुना होगा उनकी आउटर वॉल जो होती है परमेबल टू ऑल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें पोरेंस नाम की प्रोटीन होती है। सुना था? अच्छा, एक बताओ कि एक्वापोरेंस का नाम सुना? तो वो एक्वापोरेंस का नाम सुनना, कितनी पोरेंस की मिलकर बनी होती है? 8। बात सुनते ना। इस तरह से कहानी खत्म हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे सेल वॉल, ठीक है ना। हम लोग अब पढ़ेंगे सेल वॉल। अच्छा, 2 मिनट के लिए बताना कि सबसे पहले सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था? तो तुम जानते थे कि 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने कार्क की स्लाइस बनाई थी, एक्चुअली उनको सेल नहीं सेल वॉल ही दिखाई दी थी, इसलिए कह सकते हो सेल वॉल को डिस्कवर किया था स्वयं रॉबर्ट हुक ने। और ये कहा जाता है कि सेल वॉल प्लांट सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, रिजिड होती है, और चूंकि ये सेल्यूलोज से बनी होती है अर्थात प्रोटोप्लाज्म के किसी सिक्रीशन से बनी होती है, इसलिए लिविंग बोले कि नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। और अभी कह सकते हैं हम प्रेजेंट इन ऑल, चाहे कोई भी हो, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, सभी पर पाई जाती है। इनकी सेल वॉल नहीं पाई जाती तो किस पर? एनिमल सेल के चारों तरफ नहीं पाई जाती, और प्लांट सेल में जो गैमीट्स होते हैं उनके चारों तरफ नहीं पाई जाती। देखें जरा, अगर कंपोजिशन की बात करें तो किस चीज की बनी होती है? तो मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी सभी पर सेल वॉल पाई जाती है। और मोनरा में हम किसको करते थे? बैक्टीरिया में। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट की भी बनी उसमें पाया जाता है, और फैट भी पाया जाता है, और प्रोटीन, तीनों चीजें पाई जाती हैं। ये अलग बात है कि कार्बोहाइड्रेट के नाम पर कुछ अमीनो शुगर्स पाई जाती हैं जिनको हम लोग नाग कहते हैं, एन एस्टिल ग्लूकोसामीन, या जिसको हम लोग नाम कहते हैं, मतलब एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड। इसीलिए जल्दबाजी में कह दिया जाता है कि कार्बोबैक्टीरिया की सेल वॉल प्रोटियोग्लाइकन की बनी होती है, या कह सकते हैं म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। तो इस तरह से इसके बाद हम लोग पढ़ते थे फंजाई, और फंजाई जो होते थे उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो फंजाई की बनी होती है काइटिन की। और जब तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स बताएंगे तब बताएंगे कि काइटिन जो होता है नाग अर्थात एन एस्टिल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीमर होता है। याद रहे पुरानी एनसीईआरटी में इसको हेट्रोपॉलीमर लिखा जाता था, लेकिन वो गलत था, अब सही कर दिया गया। इसके बाद हम तुम्हें बताएंगे प्लांटी में हम लोग एल्गी भी पढ़ते हैं, और एल्गी प्लांट है तो बेशक इनकी सेल वॉल सेलुलोज को ही की बनी होती होगी, मगर इसमें कहते हैं गैलेक्टन्स भी पाए जाते हैं इनकी सेल वॉल में, मैनन्स भी पाए जाते हैं, और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो गैलेक्टन्स क्या होता है? जिस दिन तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे कि जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, और ग्लूकोज के पॉलीमर को हम ग्लूकन्स कह सकते हैं, गैलेक्टोज के पॉलीमर को गैलेक्टन्स कह सकते हैं, और मैनोज के पॉलीमर को मैनन्स कहा जा सकता है ना। तो इस तरह से पाया जाता है। हाँ, अगर हम किसी हायर प्लांट की बात करें तो हम तुम्हें बताएंगे कि हायर प्लांट में सेलुलोज तो होता ही है सेल वॉल में, साथ साथ हेमी सेलुलोज भी होता है, और साथ साथ पेक्टिन भी होता है। बात होता ना। चलो हम लोग एक बार बात करेंगे हायर प्लांट पर बेस्ड, और इनकी देखें कि सेल वॉल कैसी बनी होती है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो तुमने अगर कभी देखा हो किसी इंसान की हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर किया जाता है। प्लास्टर करते समय क्या करते हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले कॉटन का एक बैंडेज बांधते हैं ना, धागे का बना जाल बांधते हैं, और उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस छुपा देते हैं। तो जो जाल वाला पोर्शन है उसको हमने बोल दिया फाइब्रिल्स। क्या बोल दिया? ये तो सेलुलोज के ही बने धागे होते हैं। और जो बाल्टी में प्लास्टर ऑफ पेरिस होला उसको कह सकते हो लिक्विड वाला पार्ट अर्थात मैट्रिक्स, और ये बना होता ज़्यादातर हेमीसेलुलोज का, और साथ ही साथ पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टिन का बना होता है। अब ये सेलुलोज क्या होता है ये ज़्यादा अच्छा बताएंगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स बनाएंगे, कि तुम तमाम सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल लो, उनके बीच बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दो, तो इस तरह से एक पॉलीमर बन जाएगा, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा, सेलुलोजिक चैन बन जाएगी। और इस तरह की तुम देखोगे कि तमाम सारी अर्थात 100 सेलुलोजिक चैन्स मिला दो तो बन जाएगी मिसैली, और बहुत सारी 20 मिसैली को मिला दो तो बन जाएगा माइक्रोफाइब्रिल्स, और इस तरह की 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिला दो तब जाके एक इस तरह का फाइब्रिल बनता है। पास होते ना। अब बात ये आई कि आखिरकार प्लांट के सेल के चारों तरफ सेल वॉल बनती कब है?
बनती कब है? तो जब तुम्हें सेल डिवीजन पढ़ाया जाता है तो तुमने सुना होगा कि हम लोग ऐसे दो भागों में बांट लेते हैं। कहा जाता है कि पहले तो ऐसे ही बांटा जाता है कि ये है चलो डिवीजन वाली फेज, जिसको माइटोटिक फेज एम फेज कहते हैं, और इससे 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। लेकिन फिर ये माना जाता है कि यहाँ से यहाँ तक जो फेज होती थी उसको हम लोग क्या कहा करते थे? इंटरफेज, जिसको G1 या G2 में बांटा जाता था। हालांकि जो माइटोटिक फेज थी, इसको भी ध्यान करो, ऐसे 2 सब फेज में बांटा जाता था। पहले कहा जाता था होता न्यूक्लियस का बंटवारा अर्थात कैरियोकाइनेसिस, और फिर होता था साइटोप्लाज्म का बंटवारा साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है इसको भी प्रोफेज में बांटते थे, मेटाफेज में बांटते थे, एनाफेज में बांटते थे, टीलोफेज में बांटते थे। तो जब न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाता था तब साइटोप्लाज्म का बंटवारा हो जाता था। ये देखो देखने में ऐसा लगता है, सच्चाई है कि सेल डिवीजन जब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो वहाँ कहा जाता है कि सेल डिवीजन की किन्हीं भी 2 सब फेजेज के बीच क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, क्लियर कट मार्क नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाए तब जाके साइटोकाइनेसिस हो। सच्चाई तो यह है कि इधर टीलोफेज कंप्लीट होती है तब तक साइटोकाइनेसिस का काम भी पूरा हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है अर्थात तभी बनती होगी सेल वॉल। तो हम ये कह रहे थे मान लो ये कोई प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है, ऐसे ही हमने बताया, और न्यूक्लियस का बंटवारा हो चुका है टीलोफेज में ना हो चुका है। अब तुम जानते हो कि जब प्लांट सेल बनाई जाती है तो उसमें गोल्गी बॉडी भी तो होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे वो सेल ऑर्गेनेल होंगे जो ये यूकैरियोटिक सेल में होना चाहिए ना। इधर क्या होता है, जो गोल्गी बॉडी होती हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, चलो ये हम किसी दूसरे पेन से बना लें, लाल रंग से पेन से बना लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इन्हीं से क्या होता है, छोटी मोटी ऐसे चुटपुटियाँ टूट के आती है, ऐसे ऐसे चुटपुट यहाँ से भी टूट के आती है। और ये क्या होती है चुटपुटियाँ? तुम जानते हो कि प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस का काम होता है वो पेरिफेरी टू सेंटर होता है, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी होता है। तो सबसे पहले ये गोल्गी वेसिकल्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स आके यहाँ सेंटर पर ऐसे एक्युमुलेट हो जाती हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो फ्रैग्मोप्लास्ट जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तब जाके कहीं पूरी सेल प्लेट बन जाती है। हम एक ही रंग से बनाए दे रहे ना, और इस तरह से पूरी सेल प्लेट बन जाती है। और सब फिजिकल केमिकल चेंजेस के फलस्वरूप ये जो सेल प्लेट होती थी यही बदल जाती थी मिडिल लैमेला में। किस में बदल जाती थी? मिडिल लैमेला में। तो इस तरह से सेल वॉल फॉर्मेशन में कह सकते हो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का रोल होता है। अब जब मिडिल लैमेला बन जाती है तो इसी पर अंदर साइड से इस तरह से पहली लेयर बनना शुरू होती है, इस पर भी अंदर साइड से पहली लेयर बनना शुरू होती है। ये जो बनती है इसी को कहा जाता है प्राइमरी सेल वॉल। थोड़ी सी अलग बना दे, ऐसा लगता है ये है सेल मेम्ब्रेन ना, ये है सेल मेम्ब्रेन, और इसके चारों तरफ ये हमने बना दी अभी प्राइमरी सेल वॉल। अलग बात है कि ये सेल वॉल स्ट्रक्चर वैसी होगी जैसा डॉक्टर ने प्लास्टर ऑफ पेरिस किया था अभी ना। इसमें फाइब्रिल्स भी होंगे और ऊपर से इसमें ग्राउंड मैट्रिक्स अर्थात मैट्रिक्स ऊपर दिया गया होगा, तब बन गई प्राइमरी सेल वॉल। अब जब प्राइमरी सेल वॉल, तो इसलिए कहा जाता है कि एक प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है इसमें इतनी लेयर होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब ये नहीं बताएंगे कि ये थिन लेयर होती है और साथ ही साथ ये इलास्टिक नेचर की होती है, अर्थात इसमें एक्सपेंशन की क्षमता होती है, इलास्टिक नेचर की भी होती है और इसमें एक्सपेंशन की क्षमता होती है। इसीलिए तुमसे कहा जाता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती हैं, चूंकि इनमें बार बार डिवीजन होता है, इतना समय नहीं मिल पाता है कि प्राइमरी सेल के बाल के नीचे एक और सेल बाल बना पाए, तब तक फिर डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे कि जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं थिन वॉल्ड कहलाती थी, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की सेल वॉल होती थी वो हमेशा थिन वॉल्ड इसलिए कहलाती थी, उनके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होने लगती है तो बताते इन्हीं सेल के सिक्रीशन से कुछ केमिकल सिक्रीट करती होंगी, वो इसके नीचे ऐसे जमा होने लगती हैं और तब दूसरे नंबर की लेयर बनना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर को सेकेंडरी कहोगे, इसलिए इसका नाम हो जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल, हाँ सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और बताते ये थोड़ी रिजिड भी होती है और मोटी भी होती है, थिक होती है। इसलिए जब सेल में सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है सेल साइज ग्रो करना बंद कर देता है, इसलिए इनको मैच्योर या एडल्ट सेल में बोला जाता है। ये भी कहा जाता है कभी कभी कि
जब सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है तो कभी कभी प्राइमरी सेल वॉल नष्ट तक हो जाती है, बात होता है ना। तो इस तरह से इसका नाम है सेकेंडरी सेल वॉल। हम तुम्हें एक बात बताएं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है किस चीज़ की बनी होती है, तो अभी पता नहीं तुम्हें ध्यान है कि नहीं ध्यान है। जब हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़े थे, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, एक तो परमानेंट टिश्यू पढ़े थे। और जब परमानेंट टिश्यू पढ़े थे तो उसमें सिंपल टिश्यू याद आया होगा और कॉम्प्लेक्स। हालांकि कॉम्प्लेक्स में तो हम लोग जाइलम फ्लोएम पढ़ते थे। सिंपल टिश्यू पढ़ते थे 3 प्रकार के, कौन कौन से? पैरेन्काइमा जिसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती थी, इसलिए थिन वॉल्ड सेल्स कहलाती थी, और कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। और ध्यान हो कि जब कोलेनकाइमा पढ़ते थे तो कहते थे थिकनिंग होती है किसकी? हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। तो मतलब सेकेंडरी सेल वॉल हेमीसेलुलोज और पेक्टिन बनी होती है। लेकिन जब स्क्लेनकाइमा पढ़ते थे या जाइलम बनाने वाली सेल्स पढ़ते थे तो उनमें अंदर से लोहा जमा हो जाता था। ऐसा लगता है, याद रखने का तरीका है कि ला माने लोहा, ला माने लिग्निन, याद आया? तो ये सेकेंडरी सेल वॉल ये हेमीसेलुलोज या पेक्टिन की बनी हो सकती, लिग्निन की बनी हो सकती, म्यूकस हो सकता है इसमें। तो हम तुमसे ऐसे कहते हैं कि ऐसे याद रखने का तरीका है कि हमारी शर्ट को जो है प्राइमरी सेल वॉल मान लो, इसके नीचे की बनियान को सेकेंडरी सेल वॉल मान लो, और जितने लफड़े होते हैं सब बनियाने में होते हैं। अर्थात भिंडी को तोड़ो तो लिबलिबा म्यूकस निकलता है। अगर तुमने कॉर्क सेल पड़ी हो, क्यूटिन या सुब्रिन का नाम सुना हो, फैट वैक्सी कंपाउंड होते हैं, फैटी कंपाउंड होते हैं, तो चाहे क्यूटिन सुब्रिन हो, हेमीसेलुलोज पेक्टिन हो, लिग्निन हो, म्यूकस हो या बरगद की पत्ती छुओ तो ऐसा लगता है कंक्रीट्स पड़ी हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट चाहे क्रिस्टल्स हो, जितनी ये अंट-संट चीज़ें होती हैं सब सदा सेकेंडरी सेल वॉल में ही होती हैं। याद आया? हाँ, तो आम भाषा में जब हम लोग रिजिड वॉल की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेल वॉल की बात की जाती है, कई बार प्राइमरी सेल वॉल नष्ट हो जाती है। हाँ, अगर ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म को देखा जाए तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि इसके नीचे भी एक तीसरी लेयर बनना शुरू हो जाती है। तो याद रहे कि सेल वॉल में कितनी लेयर होती है? 3। यूजुअली कितनी होती है? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। कभी कभी तीसरी सेल वॉल में तीसरी लेयर भी हो सकती है, टर्सरी वॉल भी हो सकती है, वो हर जगह नहीं देखने को मिलती है, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। देखो एक तुम्हें बात बताएं, जैसे एक आइसोलेटेड सेल में बात करें तो यूजुअली 2 ही लेयर होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन अगर हम पूरे टिश्यू के अध्ययन करें, पूरी टिश्यू की स्टडी करें, चलो एक सेल और बनाए ले रहे हैं हम, ठीक है ना? ये है सेल, मत भूलना प्लांट सेल बनाएंगे तो उसके चारों तरफ सेलुलोज की बनी सेल वॉल जरूर बनाएंगे। मान लो हम किसी मैच्योर टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू की सेल वॉल बना रहे हैं तो हो सकता है अंदर एक सेकेंडरी सेल वॉल भी ऐसे बनाई हो। जैसे तुमने सुना हो कि दीवार बनाई जाती है, 2 ईंटा को चिपकाने के लिए उनके बीच में सीमेंट की लेयर होती है, वैसे ही प्लांट टिश्यू में 2 एडजेसेंट सेल्स को चिपकाने के लिए यहाँ पर भी कोई सीमेंटिंग मटेरियल होता है। अभी तो इसका नाम बोला था क्या? मिडिल लैमेला। क्या बोला था? मिडिल लैमेला। और ये किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। जल्दबाजी में कह देते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है ना। तो अगर टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में पूछा जाए तो टोटल कभी कभी 4 लेयर बोलनी पड़ती है। नंबर 1 मिडिल लैमेला, नंबर 2 प्राइमरी सेल वॉल, नंबर 3 सेकेंडरी सेल वॉल, नंबर 4 टर्सरी सेल वॉल। और आइसोलेटेड सेल में यूजुअली 2 ही मानी जाती है। याद आया? इस तरह से हमने तुम्हें सेल वॉल की बातें बताई। 2 शब्द यहाँ पर छोटे मोटे और हैं। एक शब्द होता है पिट, किसको कहते हैं? तो सोचो कि ईंटे की हमने दीवार खड़ी की, मतलब प्राइमरी सेल वॉल बनाई, और इसके नीचे प्लास्टर कर रहे हैं, अर्थात सेकेंडरी सेल वॉल बना रहे हैं। और हो सकता कहीं कहीं प्लास्टर करना छूट जाए, चलो एक ही सेल को समझाएं, थोड़ा सा बिगाड़ दें। प्लास्टर करना कहीं छूट गया तो फिर हो सकता है यहाँ प्लास्टर करना छूट गया तो यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा, ये यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाएगा। इसे सेकेंडरी सेल वॉल है ये, मतलब प्लास्टर की लेयर है, लेकिन लगता है कि हम यहाँ पर प्लास्टर करना भूल गए। तो और ये काम सेकेंडरी सेल वॉल में हो सकता है, कभी कभी प्राइमरी में भी रह जाता है। तो जो आर पर गड्ढा सा बन जाता है, इसी को कहते हैं पिट। क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। और हम तुम्हें बताइए 2 प्रकार के होते हैं। अगर अंदर से लेकर बाहर तक यूनिफॉर्म डायमीटर है तो इसको सिंपल पिट कहा जाता है, और कहीं एक तरफ चौड़े हों एक तरफ सकरे हों मान लो तो फिर इनको बॉर्डर्ड पिट कहा जाता है। ये दिखने में फ्लास्क लाइक लगते हैं। क्या कहते हैं? फ्लास्क लाइक, ऐसा समझना, तो इनको बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। तो इस तरह से पिट वाली बात खत्म हुई। एक शब्द और बचा है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये क्या होते हैं? डेस्माटा। तो हम तुम्हें बताएंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो कुछ नहीं होते। जैसे ये सेल है और एक एडजेसेंट सेल चलो और बना ली, भाई इसी में समझ लेना मिडिल लैमेला नहीं बनाएंगे, टाइम लगेगा और थोड़ा सा दिखने में कठिन लगेगा। तो अब ये है, और सेकेंडरी सेल वाला इसके नीचे है मान लेना, या चलो थोड़ा बना दिया कि यहाँ पर भी ऐसी सेकेंडरी सेल वाला पूरे में होगी, हमने थोड़े बना के छोड़ दिया, ठीक है। और ऐसा लगता है ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब सोचो जैसे साइकिल में भी ऐसे ही होता है, जहाँ पर टायर कमज़ोर होता है
ज़्यादा हवा बनने पे वहाँ से ट्यूब बाहर आने लगता है। तो कभी कभी ये सेल का साइज ग्रो करता है, तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उभर के इसी पिट द्वारा ऐसे बाहर को आने लगती है। इसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी पिट द्वारा ऐसे बाहर को आने लगती है। एक समय ऐसा तक दोनों की जो ट्यूबुलर आउटग्रोथ है आपस में मिल जाती हैं। इनके बीच की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले तो डीजनरेट हो जाती है, फिर रीजनरेट हो जाती है। नतीजा यहाँ से यहाँ तक लगातार साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूएशन बन जाता है, और इसी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो पता, जब हम तुम्हें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट बताएंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट बताएंगे, तो उस दिन ऐसे प्लांट बताएंगे और ये मान लो उसकी जड़ है और जड़ काट के दिखाएंगे, थोड़ी सी यहीं पर उसकी हिस्टोलॉजी जैसी कुछ बना ले रूट की, तो हम तो बताएंगे कि चलो सबसे बाहर तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मिस नहीं कहना चाहिए रूट के केस में, तो राइजोडर्मिस कहना चाहिए। अभी ऐसा लगता है हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, सेल वॉल बनाई है, अब अंदर सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म बनाया, इसमें बाहर साइड में उंगली धंसा दी, तो ऐसा लगता है एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ निकल आई। इसी का नाम तो रूट हेयर होता था। और काले रंग से मान लेना कि हमने सेल वॉल बना दी। अच्छा, यहाँ कॉर्टेक्स की सेल्स भी होंगी ना, यहाँ एंडोडर्मिस की सेल्स भी होंगी, ऐसे सब कुछ होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं, थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बना लें, यहाँ पर थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बना लें। मान लो ये है कॉर्टेक्स की सेल्स, एक बड़ी मोटी सी बना ली, दूसरी और तीसरे से बना ली। अब इनमें भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सब कुछ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सब कुछ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और चलो यहाँ पर भी इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा बना देते ना, तो हम तुम्हें बताएंगे कि लाइफ एग्जिस्ट इन प्रोटोप्लाज्म कहलाती है। तो ऐसा लगता है यहाँ से लेकर ये प्रोटोप्लाज्म का कंटिन्यूएशन बन जाता है। इसी लिविंग मैटर के कॉन्टिनम को सिम्प्लास्ट बोला जाता है। और पानी चाहे तो सेल वॉल से आ सकता है, क्योंकि सेल वॉल वाटर परमेबल होती है। अरे नहीं परमेबल हो तो देखो, कागज को पानी में डुबो ना, कागज पानी सोख लेगा, कागज लकड़ी का ही तो बना होता है, मतलब सेल वॉल का ही तो बना होता है। तो पानी अंदर इस रास्ते से भी आ सकता है, एक सेल वॉल, दूसरी सेल वॉल, तीसरी सेल वॉल, और सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। इसी नॉन लिविंग कॉन्टिनम को एपोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपोप्लास्ट। प्लाज्मोडेस्माटा के अलावा यहाँ दो शब्द और याद रखना। साथ ही साथ अब बात है फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन क्या है? रिजिड कवरिंग है। और अगर किसी सेल के ऊपर, जैसे अमीबा होता है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रिजिड कवरिंग नहीं होती है, तो अमीबा समझना हो, एक थाली में घी की, पिघले हुए घी की बूंद रख दो, जिधर थाली तिरछी करोगे बूंद उधर ही बहना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है अमीबा ऐसा बना दो, अमीबा लिथोमा ऐसा बना दो। अमीबा का कोई रूप निश्चित नहीं होता, इरेगुलर बॉडी शेप वाला होता है। लेकिन जो प्लांट सेल होती हैं, उनकी मेम्ब्रेन के चारों तरफ रिजिड कवरिंग होती है, इसलिए उनका हर पल रूप नहीं बदलता है। तो हमारा रूप कौन मेंटेन करता है? हमारा कंकाल तंत्र, हमारा स्केलेटन सिस्टम। इसलिए कहा जाता है कि सेल वॉल का सबसे बड़ा काम होता है सेल को प्रोटेक्शन देना और सेल की शेप मेंटेन करना, अर्थात इसको कभी कभी एक्सोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बात होता है ना। इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि पूरी सेल कवरिंग्स और प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है ना? चलो।